इमेज फॉर्मेशन करके मिरर में ही हम लोग हैं अभी। और पिछले क्लास में इसके जो 4 केसेस थे उस पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बन चुका था। 2 केस हमारे पास बाकी था, आइए आज उसे कंप्लीट करें। चलिए, केस नंबर 5, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन 5th केस में कहां पे रखना था हम लोगों को? एट फोकस पे। 4 केस पक्के हो गए ना? पक्का पक्का ना? 4 केस हो गया, कोई छोटा तो नहीं है? हाँ ठीक है, एट फोकस। चल, तो हम लोग करते हैं इस केस में, ये हमारे पास मिरर रहा। ड्राइंग सब लोग प्रैक्टिस ज़रूर किया करिए, इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन बनाने में आपको ये हेल्प करेगी। चलो, अब क्या हुआ, ये मान लो रहा फोकस हमारा, और अब की बार ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे ही है। अब हमारे पास क्या चांस बचता है कि एक लाइट रे हम लोग किससे ले लें? पोल पे इंसिडेंट करा दें और I = R से इसे रिफ्लेक्ट करा दें। ठीक है, और I = R से ये इसे रिफ्लेक्ट करा देते हैं। ये I = R से रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, चलो अब दूसरा वाला कहाँ पे लोगे? आपको पता था कि एक परमानेंट लेना है और दूसरा वाला लाइट रे आप ले लीजिए पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये लाइट रे कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। ठीक है, जाने वक्त इसका खास ख्याल आपको ये रखना है कि जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही होगी ना, समझ गए? जब ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होके फोकस से जा रही होगी तो रोना धोना नहीं है, सबको एक ना एक दिन जाना ही है। वाह, ना रे वाह। खास ख्याल इस बात का रखना है कि ये लाइट रे पुरानी वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे के पैरेलल हो या क्लोज हो। पैरेलल रहेंगे तो बेस्ट है। कारण क्या है कि इस केस में रखे ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो इन्फिनिटी पे बनता है ना? फिर देखो, हम मेरा भावना कभी गलत थोड़े हो सकता है तुम लोगों को लेके, पता कभी नहीं। आ जाओ। अच्छा देखो, जब ऑब्जेक्ट, ये 5th केस बाकी रह गया था हमारे लिए, आइए उसे कर लेते हैं। देखिए, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो एक लाइट रे आपको पोल पे इंसिडेंट करानी है जो कि I = R से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। I = R से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और एक लाइट रे आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करानी है। जब ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो फोकस से जाएगी। बस आपको ड्राइंग करने वक्त एक खास ख्याल रखना ये है कि ड्राइंग तो आपको अपने हाथ से ही करना है, नाप के करना नहीं है। थोड़ा बहुत लाइन वाइन टेढ़ा तो हो ही सकता है अगर कॉपी में कर रहे हो तो आपको ये खास ख्याल रखना है कि ये लाइट रे ना पैरेलल हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये लाइट रे पैरेलल है तो कहाँ पे मीट करेगी? इन्फिनिटी पे, और जहां पे मीट करेगी वहीं पे बनता है इसका इमेज, और फोकस पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। तो इन्फिनिटी पे कैसे शो करोगे? इन्फिनिटी पे शो करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, क्या? पैरेलल लाइंस। अब आप ही देखो, जब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा तो इमेज कितना बड़ा होगा? काफी ज्यादा बड़ा होगा। इसको कहते हैं हम लोग हाईली मैग्नीफाइड। समझ पा रहे हैं? तो प्रॉपर्टी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी ऑफ इमेज हो जाएगा पहली पोजीशन, कहाँ पे? एट इन्फिनिटी पे। एट इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा आपका इन्फिनिटी पे। अगर साइज की बात करें तो साइज क्या हो जाएगा सर इमेज का? इमेज का साइज हाईली मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। और तीसरी बात नेचर, देखो इन्फिनिटी पे भी रियल कटिंग ही होने वाला है तो इमेज तो बनेगा रियल ही, ये बात श्योर है। रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? ये वाला ड्राइंग सबको क्लियर है? आइए, अब जो लास्ट ड्राइंग है आपका वो काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या इसमें क्या होता है कि नेचर वर्चुअल बनता है, इसीलिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखना है आपको। आइए रखते हैं। इसमें इमेज जो बनेगा बिहाइंड द मिरर बनता है।
इसलिए खास ख्याल रखिए जब कॉपी इमेज बनाए तो कॉपी में पीछे एक जगह थोड़ा सा छोड़ दिया करिएगा ताकि पीछे इमेज बन पाए। आइए, ये प्रिंसिपल एक्सिस रहा, ठीक। आ जाओ, अब ऑब्जेक्ट जो होगा वो मान लो बिटवीन फोकस एंड पोल है। ये रहा फोकस आपका, मान लीजिए ये फोकस है, ठीक है, फोकस। अब एक लाइट रे को आप क्या करोगे, I इक्वल टू आर से इंसिडेंट कराओगे पोल पे, पोल पे इंसिडेंट होगी तो ये I इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। चलिए रिफ्लेक्ट कर गई। अब दूसरी वाली लाइट रे को आप क्या करोगे, आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाओगे और इसे कहां से रिफ्लेक्ट कराओगे, फोकस से। अब देखो है क्या कि जैसे ये फोकस की तरफ जाने को चाहेगी, बीच में ऑब्जेक्ट ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी टेंडेंसी तो होगी ना फोकस की तरफ जाने की, इसकी टेंडेंसी तो होगी ना फोकस तरफ जाने की। यहां तक तो ये स्मूथली जाएगा, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो कोई बात नहीं, आप इसको डॉटेड में एक्सटेंड कर दो, कोई बात नहीं। डायरेक्शन दिखा रहे हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे का, समझ पाए बात को। अब देखो हाँ, अब एक बात जरा ध्यान से देखिए, ये वाली ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। क्या ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी? बिल्कुल नहीं। तो रियल इंटरसेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। तो जब जब रियल इंटरसेक्शन पॉसिबल ना हो तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड लाइट रे के डायरेक्शन को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे के डायरेक्शन को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, समझ गए। रिफ्लेक्टेड लाइट रे के डायरेक्शन को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करनी है। आइए इसे एक्स्ट्रा प्लॉट करें। रिफ्लेक्टेड लाइट रे के डायरेक्शन को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिए, इसे भी कर दो, ये वाला देखो। अब जहां पे इसका इंटरसेक्शन होगा रिफ्लेक्टेड लाइट रे का, दिख रहा है, वो पॉइंट बनेगा आपका इमेज। और क्योंकि ये वर्चुअल इंटरसेक्शन से बना है, ये जो इंटरसेक्शन से बना है वो वर्चुअल इंटरसेक्शन से बना है, इसलिए जो इसका इमेज बनेगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। इसका इमेज वर्चुअल बनेगा। शायद आप लोग समझ पाए होंगे, ए बी ए डैश बी डैश। इसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बना, मैग्नीफाइड है। हाईली मैग्नीफाइड तो आप कह नहीं सकते हो, मैग्नीफाइड है। और साथ ही साथ बिहाइंड द मिरर बना है और इरेक्ट बना है, वर्चुअल बना है। आई बात समझ में, क्लियर। आते हैं इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, इमेज की प्रॉपर्टी, क्या क्या चीज समझ में आया इमेज की प्रॉपर्टी को लेके। पहला, पोजीशन बताएंगे सर, कहां पे बना है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। दूसरी चीजें साइज को लेके, तो साइज तो मैग्नीफाइड हुआ है, साइज हाईली मैग्नीफाइड नहीं, मैग्नीफाइड हुआ है, मैग्नीफाइड हुआ है। और नेचर को लेके, नेचर के बारे में क्या कहना आप लोगों का, वर्चुअल। हाँ, नेचर इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हो गई प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। क्लियर है, 6 के 6 हो गए, वेरी गुड। ये अगला एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है और इस कंसेप्ट का नाम हो गया मैं जहां तू वहां। अब मैं मतलब ऑब्जेक्ट और तू मतलब इमेज। वैसे गाना कुछ और है ना, है ना, याद है आप लोगों को, क्या है, बागवा मूवी का गाना है बाबू, है ना, मैं यहाँ तू वहाँ। तो फिलहाल मैं जहाँ तू वहाँ, देखो कंसेप्ट क्या है। अगर ये चीज़ें आपको ऑब्जेक्ट और इमेज के पोजीशन को याद रखने में हेल्प करेगी, इसमें बड़ा
कंफ्यूजन होता है या आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है सोचने में कि ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा। तो आप बस दो सिचुएशन याद रख लोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा कोई बात नहीं। देखो ये क्या करता है, दोनों एक दूसरे को जैसे सबसे पहली बात ध्यान रखना, सबसे पहला पोजीशन याद होना चाहिए आपको। पहला पोजीशन क्या था ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो कहाँ पे था? वेरी गुड, फर्स्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट का था इन्फिनिटी पे, है ना। और इसका इमेज कहाँ बनता है? देखो कुछ नहीं करना है, आपको ये समझना है कि प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर का और ऑब्जेक्ट सबसे दूर इन्फिनिटी और प्लेन मिरर का सबसे पोल, क्लियर है। पोल के बाद पहला पोजीशन क्या है? फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है तो उसका जो इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है। ये बात श्योर हो गया, पहला इमेज बना आपका। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है, ध्यान दो, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो आप ऐसे समझो ना कि ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक स्टेप आगे बढ़ा तो इमेज भी क्या होगा, एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो इमेज बनेगा सी और एफ के बीच। ये पोजीशन याद रखने के लिए बोल रहे हैं, साइज तो आपको ऐसे भी याद ही रहेगा, साइज भी बता देंगे हम आपको। एक स्टेप ऑब्जेक्ट बढ़ा, एक स्टेप इमेज बढ़ा, क्लियर। और एक ऐसा समय आता है जब दोनों का मिलन हो जाता है और वो है तीसरा स्टेप में, थर्ड स्टेप में दोनों मिल जाता है। तो बताओ, इसके लिए भी तीसरा स्टेप यहाँ पे होगा और यहाँ से भी थर्ड स्टेप यहीं पे होगा, इसलिए थर्ड स्टेप ओवरलैपिंग हो गया। तीसरा इमेज ऑब्जेक्ट ओवरलैपिंग। चलो अब नेक्स्ट क्या होगा ऑब्जेक्ट का पोजीशन? अगला स्टेप मान लो यहाँ पे है, तो इमेज का अगला स्टेप क्या होगा? यहाँ पे बियॉन्ड सी टाइप का कहीं पे होगा। चलो फोर्थ पोजीशन हो गया। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे रखोगे, देखो अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का पांचवा पोजीशन, ऑब्जेक्ट ये बोलता है, देखो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनता था? फोकस पे। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। इसीलिए कहते हैं मैं जहां तू मैं। एक समय था जब ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस पे बनता था, तो भाई अगर ऑब्जेक्ट फोकस के घर में चले जाएगा तो इमेज ऑब्जेक्ट के घर में चले जाएगा। आई बात समझ में? ये पांच केस हो गए। और जो लास्ट केस होता था छठा वाला, इसमें ये तो स्पेशल है, आपको याद ही रखना है, ये स्पेशल है 6 केस। छठा जो इमेज होगा ये इन्फिनिटी पे बनता है इमेज। ये जो इमेज बनेगा, इमेज एट इन है बाबू, पांचवा केस का रे, पांचवा वाला, पांचवा बनता है इन्फिनिटी पे, छठा आप बताएंगे। और छठा बनता है बिहाइंड द मिरर। ये तो स्पेशल आपको याद रखना है, छठा इमेज। अब देखो जब बात एक्सरसाइज की चल ही रही थी तो इसको एक्सरसाइज वाली तरीके से भी करें, है ना। देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथ ऐसे करने हैं, योगा, वाह कमाल हो गया। क्या करना है इसमें, एक मान लो एक हाथ में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी इंड पोजीशन, और जितना फैल सका फैल गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज उसका हो गया। ये फोकस, इमेज फोकस और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी। अब क्या करना है, अब क्या करना है, एक स्टेप आगे आना है, आगे एक स्टेप आगे आना है, आगे। ये एक स्टेप क्या होता है, इन्फिनिटी के बाद बियॉन्ड सी, और फोकस के बाद सी और एफ के बीच। अब एक स्टेप में क्या हुआ, अगला स्टेप में बीच में, और ये भी ओवरलैप, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ओवरलैपिंग। उसके बाद एक स्टेप ऑब्जेक्ट, एक स्टेप इमेज होगा। कहां पे, इमेज हो गया आपका बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच, और एक स्टेप ऑब्जेक्ट सी एफ पे और इमेज इन्फिनिटी पे। समझे? मतलब एक बार हाथ मोड़ोगे सारा का सारा केस हो जाएगा, है ना। आई बात समझ में? ऐसे वाला कंसेप्ट, बस आगे आप लोग समझदार हैं नहीं, अपने हाथ के साथ ऐसा करना है, इंड इंड नेक्स्ट, बस हो गया 5 केस, और छठा केस इन्फिनिटी।
आपको याद रखना है कि हर केस में बने ऑब्जेक्ट कहाँ बनते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या कि ये है कि जैसे जैसे इमेज, ध्यान देना, जैसे जैसे इमेज मिरर से दूर जाता है उसका साइज बढ़ता जाता है। जरा ध्यान से देखो, जैसे जैसे इमेज मिरर से दूर गया उसका साइज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। सी से पहले छोटा इमेज बनेगा और सी के बाद बड़ा इमेज बनेगा। बनेगा तो पांचों केस में रियल, सी से पहले छोटा, सी के बाद बड़ा। ये ऑब्जेक्ट से बड़ा कब होगा? ऐसे तो बढ़ता जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ा तब होगा जब ये सी को क्रॉस करेगा। बहुत सारी बात हो गई। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। देखो, तो क्या ये 6 के 6 केसेस हमको कन्वेक्स में करने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं करने पड़ेंगे, बस एक बार आप देख लीजिए। करेंगे तो हम 2 ही, समझ गए? चलिए, करेंगे तो हम 2 ही, बस देख लीजिए। पहला केस क्या था? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। केस फर्स्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। देखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज कैसा बनता था, जरा देखना। अच्छा, मिरर कौन सा है? कन्वेक्स है ना, तो ये वाला। रिफ्लेक्टिव सरफेस हमेशा लेफ्ट की तरफ रखिए, कन्वेक्स। चलिए, ये हो गया पोल। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो एक लाइट रे को आप पोल पे इंसिडेंट करा दो, एक लाइट रे को पोल पे इंसिडेंट करा दो। करा दिया हमने। एक लाइट रे को पोल पे इंसिडेंट करा दिए, ठीक। अब ये लाइट I = R से रिफ्लेक्ट कर गई। अब एक लाइट रे और इंसिडेंट करानी पड़ेगी। ध्यान रखना कि वो लाइटें इन्फिनिटी से आनी चाहिए। इसका मतलब पहली वाली लाइट रे की वो पैरेलल होनी चाहिए। तो चलो, वो वाली लाइट रे पहली वाली लाइट रे के पैरेलल आप फॉल करा दो। आप कहीं से भी करा सकते हो। चलो, यहीं से करा दे, क्या दिक्कत जाता है। चलो, अब ये रिफ्लेक्ट किधर करेगी? ओहो, I = R से रिफ्लेक्ट भी तो कराना है इसे। एक काम करते हैं, अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट करा दे फोकस से, फोकस यहाँ पे होगा तो ये फोकस पे फॉल करेगी, तो ये फोकस से जाएगी, ठीक है। तो एक लाइट रे हम लोग इस तरह से फॉल कराते हैं कि ये जो इसका इस तरफ फोकल लेंथ वाला डिस्टेंस होगा उस पर फॉल करेगी। मान लीजिए एक इतना ही डिस्टेंस इधर फोकस के आसपास होगा, तो I = R से रिफ्लेक्ट तो कराओगे ना इसे। तो ये लाइट रे किधर जाएगी? फोकस से नहीं जाएगी, पैरेलल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये लाइट रे ऐसी चली गई, रिफ्लेक्शन करा देना, और क्या। अब देखो, रियल कटिंग तो इस केस में इसका होना है नहीं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसे पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। इसे पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिए, इसे भी पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिए। इमेज वैसे बहुत छोटा बनता है, जानबूझ के यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दिए हैं ताकि आपको ये फील आए। और ये पॉइंट, ये प्लेन जो होता है ना, ये फोकल प्लेन होता है। पैरेक्सियल लाइट रे फोकल प्लेन, ये प्लेन आपका फोकस है, ये प्लेन फोकल होता है। ये हम लोग बात कर चुके हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? आपने ये देखा कि प्रॉपर्टी ऑफ इमेज जो बना है, कैसा? पोजीशन जरा देखो तो, पोजीशन ऑफ इमेज P और F के बीच, क्योंकि इसका P और F इधर में होता है, बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लियर? साइज जो होता है ऑब्जेक्ट, सॉरी, हाँ, एट फोकस पे बना है, एट फोकस पे। साइज इस केस में ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये बहुत ही छोटा होता है, ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में, तो हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटा। और नेचर जरा देखो तो, नेचर तो वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? ये तो इन्फिनिटी वाली केस हो गई। क्लियर?
देखिए अब ये जो 5 केस है उसको थोड़ा स्पीड में करेंगे। दूसरा केस क्या था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, लिखना नहीं है, बियॉन्ड सी। देखो जब सी के बियॉन्ड होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा सी के बियॉन्ड होगा, ड्राइंग समझिएगा, स्पीड में कर रहे हैं क्या कि ऑब्जेक्ट मान लीजिए बियॉन्ड सी है, एक लाइट रे आप, दिख रहा है, गुड, एक लाइट रे आप पोल पे फॉल करा दो और ये आई इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। एक लाइट रे आप पैरेलल चेक करा दो तो ये क्या होगा, सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। रिफ्लेक्टेड लाइट रे को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करिए, रिफ्लेक्टेड लाइट रे को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करिए, ये तो फोकस होगा। यहाँ पे जरा देखो तो इमेज कैसा बना है, छोटा बना है, सीधा बना है और बिटवीन पी और एफ बना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला केस क्या था, जो नेक्स्ट केस है तीसरा वाला, एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चाह जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज देखो कैसा होता है। बस छोटी सी बातें हो गई। सेंटर ऑफ इमेज पे जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, यहाँ पे एक लाइट रे आप, ये बियॉन्ड सी है, सी डैश, आई इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट करा दीजिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, लाइट गई, सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, और इसे भी कट कर दो। यहाँ पे इमेज बनी है, यहाँ फोकस है आपका और ये रहा पोल। अभी भी इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल, ऑब्जेक्ट से छोटा और बिटवीन पी और एफ बना है, बना है। अगला केस आते हैं, तीसरा, चौथा केस क्या था, फोर्थ, बिटवीन सी एंड एफ। समझ रहे हैं, बस आपको हम ये विजुलाइज करना चाहते हैं कि जो नेक्स्ट केस में कोई खास मैटर नहीं होता है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो फिर भी देख लो। अब यहाँ पे पोल से गई, आई इक्वल टू आर से फिर से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, पैरेलल लाइट रे जाएगी, सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, और इसे पीछे की तरफ कट करो, यहाँ पे बनेगा इसका इमेज, ये फोकस। अब की बार भी इमेज जो बनी है बिटवीन सी एंड एफ, इमेज जो है वो बिटवीन सी एंड एफ है। तो अब की बार जो इमेज बनी है वो भी छोटा ही बना है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पी और एफ के बीच बना है, सीधा बना है, वर्चुअल बना है। चलो फिफ्थ केस देखो। फिफ्थ केस में आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, फोकस पे। चलो ठीक है, फिर फोकस पे रखते हैं। देखो ऑब्जेक्ट फोकस पे है, एक लाइट रे पी पे गई, आई इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट कर गई, एक पैरेलल, सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। देखो इमेज फोकस पे और पोल के बीच ही बना है, फोकस और पोल के बीच ही बना है, छोटा बना है, वर्चुअल बना है। एंड लास्ट केस, बस देखो इसमें भी इमेज वहीं बनेगा, पोल पे फॉल कराए, आई इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट कराए, पैरेलल इंसिडेंट कराए, सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, इसको पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पे भी इमेज बना आपका फोकस और पोल के बीच ही, रियल नहीं, वर्चुअल और इरेक्ट। कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उसके अलावा कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, नेचर में कोई खास साइज वाइज में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ा तो नहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा, वर्चुअल ही बनेगा, और पोजीशन भी इसके बीच ही लाई करेगा। हाँ थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट कर सकता है, लेकिन जो पोजीशन होगा वो पोल और फोकस के बीच ही लाई करती है। समझ पाए? आइए तब एक फाइनल ड्राइंग बना लेंगे हम लोग इसके लिए। जो इसका सेकेंड केस लिखाएगा वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को लेके
वो लिखाता है एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी और पोल के बीच आप कहीं भी रख लो, नेचर, साइज, इसमें कोई खास चेंज नहीं आने वाले हैं। ठीक है, मिरर कन्वेक्स, ठीक है। आ जाओ, अब ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख लीजिए, सिर्फ पोजीशन ऑब्जेक्ट का हम लोग मार्क नहीं करते हैं, कहीं भी हो सकता है ये, जहां बोलेगा पोजीशन उसके अकॉर्डिंग मार्क कर देंगे। और क्या, एक लाइट रे को आप पोल पे इंसिडेंट करा दो, करा दिया, और I = R से रिफ्लेक्ट करा दो, रिफ्लेक्ट करा दिया। एक लाइट रे को आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल करा दो, करा दिया। और ये लाइट रे क्या होगी, सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, इसे फोकस से जाता हुआ दिखा देना है, दिखा दिया ये वाली लाइट रे। अब यहाँ पे बन जाएगा आपको इस रिफ्रैक्टेड लाइट रे को, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन तो इसका पॉसिबल है नहीं, इसीलिए हमने इसे पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट किया। और जहाँ पे बनेगा कटिंग पॉइंट वो होगा इसका इमेज। इमेज का लोकेशन होता है फोकस और पोल के बीच। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका इमेज। ठीक, तो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, तो क्या क्या चीज़ें हो गई है। प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, पोजीशन, इसका पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस, हमेशा साइज को लेके ये चीजें, साइज हमेशा छोटा होगा, डिमनिश होगा। तो पोजीशन क्या होगा, बिटवीन एफ और पी, साइज, डिमनिश, और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑलवेज। इस तरह से आपने दोनों मिरर में डिफरेंट पोजीशन पे रखी ऑब्जेक्ट का इमेज आपने बनाया। अगर ये याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। कोशिश करिएगा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन, नेचर वगैरह का दिमाग में पूरा सेट रखा। ये तभी होगा जब आप ड्राइंग को बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कुछ डाउट? आज फिर अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिलेशन बिटवीन। अब हम लोग करते हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। ठीक है, काफ़ी यूजफुल रिजल्ट है, आपको पहले से याद भी है, फिर भी रिलेशन बिटवीन एफ मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मतलब हुआ एफ फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। और ये रिलेशन आपको भली भांति पहले से भी ज्ञात होगा, याद है, F = R/2, F = R/2। ये स्फेरिकल मिरर के लिए है, F = R/2। ये ज़्यादा पॉपुलर है, वैसे ये इसका ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म कुछ और हो सकता है, ये जनरली ज़्यादा पॉपुलर यही है। आइए इसे देखते हैं ये आखिर होता कैसे है। शुरू करें, चलिए। इसके लिए एक सिंपल सा ड्राइंग आपको लेना होगा। चलिए, जैसे कनकेव मिरर में हम लोग मान लो ले रहे हैं, एक सिंपल सा ड्राइंग, सिंपल ज्योमेट्री है और कुछ नहीं। चलो, एक लाइट रे को हमने यहाँ पे इंसिडेंट करा दी और वो रिफ्लेक्ट भी करेगी। एक लाइट रे को हमने इंसिडेंट करा दी, पैरेक्सियल अगर हो है कि नहीं है, मान लो बोली, बाद में बात करेंगे इस पर, ये पैरेक्सियल है कि नहीं है। अब ये लाइट रे कहाँ से जाएगी, ये बात तो श्योर है कि ये लाइट रे को फोकस से जाना होगा। चलो इसे रिफ्लेक्ट कर, बाबू, वेरी गुड, पैरेक्सियल होगा तभी फोकस से जाएगा। चलिए मान लीजिए फोकस से नहीं गया, मान लीजिए कहीं से गया, प्रिंसिपल एक्सिस को तो कहीं ना कहीं कट करेगा ना। चलो ठीक है, नहीं पता फोकस है, फिलहाल इस पॉइंट का नाम सिर्फ एफ दे रहे हैं, फोकस नहीं एफ दे रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ताकि रिफ्लेक्शन पता चले, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चले। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं।
तो नॉर्मल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। चलो ये रहा नॉर्मल, कंफर्म। अब देखो, क्योंकि ये एंगल आई है तो ये एंगल आर है, कोई दिक्कत? अगर हम इस एंगल को थीटा माने, आप कह सकते हो कि ये एंगल भी थीटा होगा। वेरी गुड। इसका नाम मान लो ए, इसको भी मान लो बी और ये सी। चलो ठीक है, इसको फिलहाल आपने क्या माना है? मार्जिनल रे, कोई बात नहीं, ठीक है, मान लेते हैं। चलिए अगर हम लोग यहां पे मार्जिनल रे को कंसीडर करें, फॉर मार्जिनल रे, मार्जिनल रे के लिए अगर हम बात करें इन ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल एबीसी में आप हमें ये बताइए कि अगर ये एंगल आई है तो क्या ये एंगल आई होगा? चलो आई छोड़ो, ये आई ये आर, ये थीटा तो ये थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस हिसाब से ये दोनों एंगल बराबर हो गए। और अगर दोनों एंगल बराबर, अपोजिट साइड भी बराबर होगा, तो इस ट्रायंगल में आपका जो ए बी है वो बी सी के इक्वल हो जाएगा। ए बी इक्वल टू बी सी। बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? बोलिए, नहीं ना? वेरी गुड। अब क्या है, चलो हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जरूरत पड़ेगी राइट एंगल ट्रायंगल की। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी से इस लाइन पे, ये ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है, नाम देते हैं बी डी। चलो AC को ध्यान देना, AC को हम क्या अब लिख सकते हैं, इसके दो हिस्से कर दिए, एक CD प्लस AD, AD या CD प्लस AD लिख सकते हैं, वेरी गुड। चलिए अब आप हमें जरा ये बताना, इस ट्रायंगल में आ जाओ तो, ट्रायंगल BCD में ध्यान देना, BCD में लगाइए cos थीटा, क्योंकि देखिए हमें इस साइड की जरूरत है और इस साइड की जरूरत है, तो बताइए ये 90 ये हाइपोटेनियस और ये इसके लिए बेस, तो cos थीटा ही लगेगा ना। चलो BCD में cos थीटा क्या लिखोगे बोलो तो? cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो क्या होगा? CD बाय BC, गुड, CD बाय BC, CD बाय BC, कोई दिक्कत? तो यहां से हम लोग CD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? BC cos थीटा, चलेगा। उसी तरह से आप इस ट्रायंगल में आ जाइए, ट्रायंगल ABD, बताइए ABD ट्रायंगल में फिर cos थीटा लगाते हैं, सब समझ रहे हैं? सिंपल ज्योमेट्री है और कुछ नहीं। cos थीटा, इसमें cos थीटा क्या होगा जरा बताना? बेस बाय हाइपोटेनियस, गुड, AD बाय AB, तो यहां से हमें AD ऑब्टेन हो जाएगा, AD इक्वल टू AB cos थीटा ऑब्टेन होगा। अब यहां पे हम लोग दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, CD, अच्छा एक बात और बताना जरा, AB BC के बराबर है, AB BC के बराबर है, तो क्या हम इसे AB को BC लिख सकते हैं? BC cos थीटा, AB जो है वो BC के बराबर ना है, देखो ना यहाँ पे है ना, तो हम लोग AB को BC लिख ही सकते हैं, तो यहाँ पे AB के प्लेस पे BC को रिप्लेस कर दिया हमने। आ जाओ, अब CD क्या है? ये BC cos थीटा, BC cos थीटा प्लस BC cos थीटा। आप ये कह सकते हैं कि AC का जो वैल्यू हुआ वो ट्वाइस BC cos थीटा आया। बोलो, यहां तक कंफ्यूजन किसी को?
CD का भी वैल्यू BC cos थीटा, AD का भी वैल्यू BC cos थीटा, BC cos थीटा, BC cos थीटा, 2BC cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत सुंदर, आते हैं हम लोग मुद्दे की बात पे। अब देखो सर, अब आप ही बताओ, इसमें जो AC है, ये AC है क्या? रेडियस नहीं है इसका भाई, बोलो AC रेडियस नहीं है। AC इस कर्वेचर का रेडियस होगा ना, तो बताइए। तो R इक्वल टू 2BC cos थीटा, 2BC cos थीटा। यहां से हमारे पास BC हाथ लगा है क्या? R बाय BC इक्वल टू R बाय 2 cos थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, ये तो नॉर्मल चल रही थी मार्जिनल के लिए। अब हम लोग आते हैं स्पेशल केस में। देखो R का ये जनरल फॉर्मूला हुआ आपका, ये जनरल फॉर्मूला। यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो एक काम और कर लेते हैं हम लोग, एक काम और कर लेते हैं। यहां से हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं, बीपी कैलकुलेट कर ले। चलो बीपी, क्या हम लोग यहां से बीपी को लिख सकते हैं? बीपी को सीपी माइनस बीसी, ये सुनो जरा बताना। क्या हम लोग यहाँ पे बीपी को सीपी माइनस बीसी लिख सकते हैं? हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए, सीपी का वैल्यू क्या है? अभी अभी हमने सीपी का वैल्यू आर फाइंड किया है। सीपी मतलब भाई सीपी भी तो आर ही होगा ना, सीपी हो या एसी हो, सर्कमफ्रेंस से सेंटर के बीच का डिस्टेंस को रेडियस ही कहते हैं ना, माइनस। और बीसी हमने फाइंड किया है आर बाय 2 cos थीटा। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को? इस वाले एक्सप्रेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोलो, अगर नहीं तो अब हम लोग आते हैं कंडीशन। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना? चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। आइए सर, थोड़ा इस एरिया में, इस रीजन में आते हैं। हम लोग ले लेते हैं अब पैरेक्सियल रे, ठीक है। फॉर पैरेक्सियल रे, ध्यान देना, आप ये बताइए सर कि फॉर पैरेक्सियल रे, अगर हम लोग यहाँ पे पैरेक्सियल रे लेंगे, बताइए थीटा वेरी स्मॉल नहीं हो जाएगा? पैरेक्सियल रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल नहीं होगा? बोलिए नहीं, थीटा इज स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, बोलो स्मॉल। और सब कॉस थीटा जब स्मॉल होगा, इसका मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री के आसपास, तो अप्रॉक्स कह सकते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू 1 होगा। बोलो थीटा जब बहुत छोटा होता है, थीटा जब छोटा होता है 0 के आसपास होगा, और उस वक्त कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो कॉस 0 के आसपास लाई करेगा। तो कॉस 0 का वैल्यू लगभग 1 होता है, मतलब कॉस 0 के आसपास का वैल्यू 1 होगा। ये सुनो, अगर cos थीटा का वैल्यू 1 हो गया, जरा ध्यान दो, तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे अगर 1 हो गया तो BC का वैल्यू कितना होगा? r/2 होगा कि नहीं होगा? तो देयरफॉर BC इक्वल टू r/2, BC इक्वल टू r/2, ये सुनो। एंड अभी बताओ, अब देखो BP क्या होगा? r माइनस r/2, एंड BP इक्वल टू R माइनस r/2। और जब BP को आप सॉल्व करोगे तो R माइनस r/2 कितना होगा? r/2। उस वक्त जब ये पैरेक्सियल होगी, ध्यान दो बाबू, जब ये पैरेक्सियल होगी तो उस वक्त ये B क्या हो जाएगा? फोकस, उस वक्त ये F हो जाएगा। तो अब जो BP है वो क्या होगा? FP, मतलब फोकल लेंथ होगा। इस वक्त ये किसको अप्रोच कर रहा होगा? जब थीटा स्मॉल होगा, ये फोकल लेंथ को सिग्निफाई कर रहा होगा। F इक्वल टू r/2। यही चीज चाहिए थे आपको, मिल गई। अब देखो
ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको अगर इस पे सवाल आया तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वाला टेक्निक, क्योंकि ये मार्जिनल है, रैंडम है। आई बात समझ में? वेरी गुड। एक बार अच्छे से डेरिवेशन देख लीजिए, इसमें किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछिए। एक बार फिर से चलो समझा ही देते हैं, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देख लीजिए सर, हम ये कह रहे हैं आपने लाइट एक मार्जिनल रे ली, मार्जिनल रे एक ट्रेंगल बना ABC, इस ABC ट्रेंगल में I = R, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये थीटा थीटा इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल, और इसके अगर एंगल इक्वल होगा तो ये ट्रेंगल आइसोसेलेस होगा, मतलब इसके अपोजिट साइड बराबर होंगे, तो इसका अपोजिट साइड BC और इसका अपोजिट साइड AB, तो AB BC के इक्वल हो गया। अब हम लोग आते हैं AC को लेके। AC को हमने लिखा है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ताकि एक राइट एंगल ट्रेंगल से कुछ cos थीटा वगैरह कैलकुलेट कर ले, तो CD और AD, तो AC को CD AD कर लेते हैं। अब सेपरेट ट्रेंगल हमने राइट एंगल ट्रेंगल में इस ट्रेंगल में लगाया, CD फाइंड किया cos थीटा के हेल्प से। कैसे? cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस यहाँ पे CD, हाइपोटेनियस BC की तरह बिहेव करेगा, यहाँ से CD ऑब्टेन हुआ BC cos थीटा। उसके बाद इस ट्रेंगल में आए, इस ट्रेंगल में भी सेम चीजें हमने cos थीटा कैलकुलेट करी, ये बेस बाय हाइपोटेनियस, यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेनियस, इससे हमें AD वैल्यू पता चल गया AB cos थीटा, क्योंकि AB BC के इक्वल है इसलिए AB के प्लेस पे आप BC रखो, BC cos थीटा। अब देखो AC BC cos थीटा, BC cos थीटा, ट्वाइस ऑफ BC cos थीटा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमारे पास BC आ गया, देखो यहाँ पे जो AC होगा, ये AC क्या होगा, इस सर्कमफ्रेंस का रेडियस होगा R, BC = R/2 cos थीटा। अब यहाँ पे हम लोग BP कैलकुलेट कर लेते हैं। BP देखो क्या है, BP को हम लोग PC - BC लिख सकते हैं, CP - BC। CP का वैल्यू ऑलरेडी R होगा, क्योंकि ये भी सर्कमफ्रेंस और सेंटर के बीच का ही डिस्टेंस है, R - R/2 cos थीटा। ये तो हो गई नॉर्मल मार्जिनल रे के लिए। अगर हम लोग पेरिक्सियल रे की बात करें तो ये थीटा बहुत ही स्मॉल होगा। जब ये थीटा स्मॉल होगा तो cos थीटा का वैल्यू 1 होगा, cos थीटा का वैल्यू लगभग 0 के आसपास 1 होगा। गुड, तो इस वक्त BC हो जाएगा आपका R/2, क्योंकि ये वैल्यू होगा 1, तो BP हो जाएगा R - R/2 मतलब R/2। ये आया, और इस वक्त ये पॉइंट अब कोई और ना होके फोकस हो जाएगी, इसीलिए फोकस = R/2। ये तो हो गई। अब इसका थोड़ा सा फील देखो, जब ये मार्जिनल रे से पेरिक्सियल रे बनेगी तो ये लाइट रे जो इंसिडेंट होगी ये यहाँ पे होगी, ए पॉइंट यहाँ पे होगा, ध्यान दो, और ये पॉइंट जो होगा A यहाँ से यहाँ उठ के आ जाएगा। तो अब ये वाला जो डिस्टेंस रहा, ध्यान देना, ये वाला डिस्टेंस AB, अब ये AB जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, BP के बराबर हो जाएगा। और आपको पता है कि ये डिस्टेंस अब क्या बनेगा, जब ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करेगी, ये फोकस होगी, ये अप्रॉक्स लगभग इसके बराबर हो जाता है, AB के इक्वल हो जाता है, और AB BC के बराबर हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये AB BC के बराबर है, तो ये जो AB होगा ये भी तो AB BC के बराबर होगा, बस हाफ हाफ में टूट गया, आधा हो जाएगा। ये तो हो गई इसकी फील वाली बात। शायद आप लोग समझ पाए। फिर भी अगर लगे कि किसी पॉइंट में कोई डाउट है, पूछना है तो पूछिए, नहीं तो छुट्टी। आज के सवाल यहीं पे करते हैं समाप्त। कल हम लोग चलेंगे मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन पे।